Students, today we are covering our next topic, that is fibers, in which we will study about cotton, jute and hemp. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो फाइबर्स जनरली हमारे क्या है एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनकी क्या है थिक वॉल्स होती हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं और जो ऑब्टेन किए जाते हैं जनरली हमारे नेचुरल सोर्सेज से। यानी कि ये क्या है हमारे जनरली नेचुरली सोर्स ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो जो है इनके अंदर हमारी जो सेल वॉल्स होती हैं वो जनरली हमारी सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं एंड इन सम केसेस लिग्निन भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि लीव्स, क्योंकि ये हमारी फाइबरस होती हैं, स्ट्रॉन्ग और ग्रीन इन कलर होती हैं। और रीफ विच में बी कर्ल्ड अराउंड अ फिंगर विदाउट ब्रेकिंग, उसको हम जनरली क्या है रिच सोर्स ऑफ फाइबर कंसिडर करते हैं। और जनरली हमारे क्या है फाइबर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फाइबर्स को हम केमिकली सिंथेसाइज भी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। अब इनको सोर्सेज के हिसाब से डिवाइड भी किया गया है, जैसे प्लांट फाइबर्स में हमारे आ गए जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हैम्प। एनिमल सोर्सेज में आ गए एनिमल फाइबर्स में हमारे सिल्क और वूल। रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे आ गए नायलॉन, टेरेलिन, ऑर्लन। फिर फाइबर रीजनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन। फिर फाइबर्स रीजनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल्स लाइक एरिडिल, फिब्रोलिन, मिल्क केसीन। सिंथेटिक फाइबर्स में आपके टेरेलिन हो गया, नायलॉन हो गया। मिनरल फाइबर्स में आपके आ गए ग्लास और एस्बेस्टॉस। ये जनरली हमारे रिन्यूएबल, चीप और कम्प्लीटली और पार्शियली रिसाइकेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं हमारे। और इनकी जो अवेलेबिलिटी, प्राइस जो होती है वो जनरली लो होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी अच्छे खासे स्ट्रांग होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास, कार्बन एंड मैनमेड फाइबर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट्स। फिर लेकिन हमारे वुल को सेल जो है वो जनरली हमारे क्या है प्रोन होते हैं फॉर डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। और एनिमल फाइबर्स हमारे क्या है डैमेज हो सकते हैं मॉथ और कारपेट बीटल्स के थ्रू भी। फिर जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं ये भी हमारे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के लिए प्रोन रहते हैं। फिर जो कंपोजिट्स ऑब्टेन करते हैं हम नेचुरल फाइबर से वो हमारे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। जो कंपोजिट्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑटोमोबाइल्स, रेलवे कोचेस, एरोस्पेसेस, मिलिट्री एप्लीकेशंस में, पैकेजिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। फिर फाइबर्स को हम जनरली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए माइक्रोबियल डैमेज और इंसेक्ट अटैक से बाय केमिकली मॉडिफिकेशन करके उनके फाइबर सबस्ट्रेट के अंदर, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरल फाइबर्स को टू रेजिस्ट दीज माइक्रोबियल चेंजेस। बात करें अगर यूजेस की तो दे आर जनरली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर वीविंग द क्लोथ्स। फिल्टरिंग मीडिया और स्ट्रेनिंग मीडियम की तरह भी यूज किया जाता है फाइबर्स को। फिर इनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग लिगेचर्स, ऑयल, सिल्क और सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल्स को भी। फिर इनको लिंट और गॉज मटेरियल मेक करने के लिए भी, बनाने के लिए भी यूज किया जाता है एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर इंसुलेशन पर्पसेज एज वेल। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक यूजेस रहते हैं हमारे फाइबर्स के। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन फाइबर जनरली हमारे सॉफ्ट, फ्लफी और स्टेपल होते हैं। तो कॉटन जनरली हमारे क्या बॉल की फॉर्म में ग्रो करता है इन प्रोटेक्टिव केस अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट। अगर जनरली बात की जाए तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप है जो हमारे इकोनॉमिकली लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस या कल्टीवेट किया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉटन प्रोडक्ट्स इनएक्सपेंसिव, क्योंकि वो किसी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। सिनोनिम्स की बात करें तो जैसे रॉ कॉटन, कॉटन वूल, प्यूरिफाइड कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन और सर्जिकल कॉटन के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स में इट इज एपिडर्मल ट्राइकोम और हेयर ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ गॉस्पियम हार्बिक्यूरी, गॉप्सिकम बार्बाडेंस। ये जनरली हमारी क्या है गॉस्पियम स्पीशीज से ऑब्टेन होता है, जो कि ये एपिडर्मल ट्राइकोम्स हैं और सीड्स के हेयर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ गॉस्पियम। इसकी फैमिली का नाम होता है मेल्वासिएई। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो कमर्शियल स्केल पे कॉटन को यूएसए में, इजिप्ट में,
इंडिया में ग्रो कराया जाता है एंड इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इंडिया के अंदर कॉटन इज कल्टिवेटेड अबाउट 7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि अराउंड 30% विच इज प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज। जनरली 70% हमारे क्या रहता है, रेन फेड कॉटन रहता है। बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की, तो कलर में ही जनरली वाइट होते हैं ड्यू टू ब्लीचिंग, ऑफ वाइट होते हैं व्हेन स्टरलाइज्ड। ओडर इनकी ओडरलेस होती है, टेस्ट में भी ये टेस्टलेस रहते हैं। साइज जनरली इनका 2.5 टू 4.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 25 टू 35 माइक्रोमीटर इन डायमीटर रहता है। जनरली फ्री फ्रॉम पीसेस और लीफ, सीड कोट, फॉरेन मटेरियल एंड डस्ट इन एक्स्ट्रा फीचर्स। केमिकली इनके अंदर क्या है, सेल्यूलोज होता है अराउंड 90%, मॉइस्चर 7 to 8% देखने को मिलता है। नेचुरल इम्प्योरिटीज इनमें जनरली 4 to 6% होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्स, फैट, प्रोटोप्लाज्म रेमनेंट्स। और प्यूरिफाइड और एब्जॉर्बेंट कॉटन में जनरली हमारा सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और 6 to 7% मॉइस्चर परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो लेंथ और स्टेपल हमारी क्या है, जनरली हमारी 15 mm से कम ही रखी जाती है। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव्स भी हमारे नॉट मोर देन 0.5% रखनी चाहिए। सल्फेटेड एश भी हमारी नॉट मोर देन 0.5% रहनी चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो जनरली जब हम क्या है, आफ्टर द कॉटन प्लांट रीचेस फ्लावरिंग स्टेज, जब भी फ्लावरिंग स्टेज पे हमारी पहुंच जाता है, जब इसमें फ्रूट्स आने लगते हैं कैप्सूल और बॉल्स की फॉर्म में, 3 to 5 सेल्स, तो जो राइप फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सीड्स होते हैं नीच लोकेल ओपन वाइडली, एक वाइट बॉल्स की फॉर्म में ओपन अप हो जाते हैं। और सीड्स हमारे ब्राउन कलर के होते हैं सिंकल्ड विद अ थिक मास ऑफ वाइट हेयर, जिसे हम कॉटन फाइबर्स बोलते हैं। तो जनरली फिर हम इसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर कॉटन फाइबर्स में से सीड्स को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। कलेक्टेड रॉ कॉटन को मैकेनिकली प्रोसेस करते हैं बाय गेनिंग, जिसमें क्या है, हेयरी सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द अनडिजायर्ड सब्सटेंस, डर्ट वगैरह जो होती है उसमें से। फिर कॉटन को हम क्या है, डीलिंटरिंग प्रोसेस में डालते हैं, जिनमें से शॉर्ट हेयर्स विच आर पास अलोंग द कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम गिनिंग प्रोसेस, उनको रिमूव कर लेते हैं। फिर हम करते हैं फ्रॉम द रॉ और लॉन्ग साइज कॉटन हेयर्स जो होते हैं, जो हमने ऑब्टेन किए बाय सेपरेशन इन कलरिंग मेटल्स एंड ट्रेसेस ऑफ वैक्स एंड ऑयल कंटेनिंग हेयर्स, उनको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर जो ट्रीटेड एब्जॉर्बेंट कॉटन को उसको पास करते हैं हम कार्डिंग मशीन से, जो अरेंज कर देती है फाइबर्स को पैरेलल डायरेक्शन में, और उसमें से इमेच्योर फाइबर्स को भी रिमूव कर देती है कम्प्लीटली। फिर शॉर्ट फाइबर्स को अगेन हम मैकेनिकली रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, कॉम्बिंग की प्रोसेस से। फिर फाइनल स्टेज में प्रोसेस कॉटन फाइबर जो हमारे आते हैं उसको डिफेक्ट किया जाता है एल्कली के साथ ट्रीटमेंट करके, वॉश करके, ब्लीच करके, और फिर इसको ड्राई और स्टरलाइज करके पैक कर दिया जाता है। प्यूरिफिकेशन टेस्ट में जनरली हम कॉटन फाइबर्स को सोक करके रखते हैं आयोडीन वाटर के अंदर, और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या है, 80% सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स या कुछ ml ऐड कर देते हैं। फिर ट्राइकोम्स के अगर अंदर पर्पलिश ब्लू और ब्लूइश ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारी कॉटन के लिए। फिर सेकंड में हम कॉटन फाइबर्स को डिसॉल्व करते हैं कोएक्सम रिएजेंट, जिसको हम अमोनिकल कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें बलून्स फॉर्म हो जाते हैं इन केस ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, और ये डिसॉल्व हो जाती है कम्प्लीटली और फिर स्वेल हो जाती है यूनिफॉर्मली। थर्ड टेस्ट में कॉटन फाइबर्स को हम सॉल्युबलाइज करते हैं 66% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये जनरली हमारी क्या है, इनसॉल्युबल रहेगी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है इसका। फिर कॉटन फाइबर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, जिसमें ये वायलेट कलर देता है। And on taking 0.1 gram of cotton fibers on a heated bath of 40 degrees Celsius with 10 ml of zinc chloride solution, फाइबर डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये भी एक हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कॉटन फाइबर्स का। यूजेस की बात करें तो जनरली इसको यूज किया जाता है फिल्टरिंग मीडियम। इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज किया जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन मटेरियल को जनरली हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स में टू एब्जॉर्ब ब्लड, म्यूकस, पस एंड टू प्रिवेंट वुंड्स फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के तौर पे यूज करते हैं। फिर जो लॉन्ग लिंक्ड फाइबर्स होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग थ्रेड, yarn एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन क्लोथिंग एंड बेडिंग आइटम्स लाइक पिलोज, किल्ट्स, मैट्रेसेस।
लिंटर्स पे यूज किए जाते हैं फॉर द फिलर्स फॉर फर्नीचर्स। फाइबर जो है जूट। तो जूट जनरली हमारा लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी वेजिटेबल फाइबर है। इसको स्पन किया जाता है कोर्स और स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स में। एंड आफ्टर कॉटन जूट ही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल नेचुरल फाइबर है जो प्रोड्यूस किया जाता है। इंडस्ट्रियली अगर बात करें तो जूट को हम रॉ जूट के नाम से जानते हैं। सिनोनिम्स इसके जनरली जूट फाइबर और गनी के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये जनरली हमारे फ्लोएम फाइबर्स के तौर पे ऑफ स्टेम्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ कॉर्कोरस, कॉर्कोरस ओलिटोरियस और कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस लिन, ये इसकी बायोलॉजिकल सोर्स रहते हैं। और इसकी जनरली जो फैमिली होती है वो होती है टिलियेसियाई। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की बात करें तो जूट प्लांट्स को जनरली हम वेस्ट बंगाल में कल्टीवेट करते हैं एंड इन द बेसिस ऑफ गंगाज एंड इन असम ऑल्सो। abundantly ये areas of having loamy alluvial soil जहाँ पे pH रेंज हमारी 6 to 8 देखने को मिलती है, वहाँ पे इसको ग्रो कराया जाता है। बात करते हैं अब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की। तो जनरली जूट फाइबर्स हमारे ऑफ वाइट टू ब्राउन कलर के होते हैं। ये जनरली हमारे 1 to 4 मीटर यानी कि 3 to 12 फीट लॉन्ग रहते हैं। जूट के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे 2 to 4 मीटर हाई एनुअल हाउस के तौर पे देखने को मिलते हैं, जो जनरली अनब्रांच्ड होते हैं। फिर लीव्स हमारी इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंपल लैंसिलेट टाइप की देखने को मिलती हैं। फ्लावर्स जनरली स्मॉल येलो कलर्ड होते हैं, जो जनरली 1.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं, जिसके अंदर 5 पेटल्स देखने को मिलती हैं। फ्रूट्स में की बात करें तो ये एनक्लोज करते हैं बहुत सारी सीड्स को विद इन अ कैप्सूल। केमिकली बात करें तो इसके अंदर सेल्यूलोज देखने को मिलता है 50 to 53% और हेमी सेल्यूलोज 20% अराउंड। लिग्निन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसकी परसेंटेज लगभग 10 से 11% रहती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, हमारे कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे मॉइस्चर 12 to 13%, फैट, वैक्स, ऐश << 1% देखने को मिलती है। बात करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो इसकी भी लंबी प्रोसेस रहती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम रेटिंग करते हैं। रेटिंग का मतलब हो गया इट इन्वॉल्व्स टाइंग द बंडल ऑफ जूस स्टॉक एंड टेकिंग देम टू द टैंक ऑफ फाइबर्स, जिसमें हम उसको लूज और सेपरेट करते हैं फ्रॉम द वुडी स्टॉक। फिर इसके अंदर स्ट्रिपिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे फाइबर जोन को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द स्टॉक बाय कंप्लीटिंग ऑफ रेटिंग। फिर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर। जो बंडल स्टॉक्स होते हैं उनको हम क्या है पॉन्ड डिचेज या स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के नीचे रख देते हैं फॉर 5 to 15 डेज अंडर द वाटर। जो डार्क कलर के फाइबर्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं बाय डिपिंग देम इन द टैमरिंड वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगेन उसको वॉश किया जाता है क्लीन वाटर के साथ। फिर स्क्वीज करने के बाद सारा एक्सेस वाटर निकाल देते हैं और फाइबर्स को हंग कर दिया जाता है बैम्बू रेलिंग्स पे फॉर 2 to 3 डेज सन ड्राइंग के लिए। फिर जूट फाइबर्स को ग्रेड किया जाता है इनटू टॉप, मिडल, बी, सी एंड एक्स बॉटम्स एंड they are packed in kucha bales around 250 pounds for use in home trade, and they are also transported to jute market directly or to the jute mills. बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। तो इसमें जनरली हम फैलिंग्स टेस्ट यूज करते हैं, जो जनरली क्या है स्टिफ एंड हार्ड टू ह्यूमन स्किन, इसको हम बोलते हैं फीलिंग्स टेस्ट। बर्निंग टेस्ट में क्या करते हैं, डज नॉट मेल्ट ऑन बर्निंग। इनफैक्ट ये बर्न इजीली विद द स्मेल ऑफ पेपर बर्निंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, जो इसके अंदर क्या है हमारे पॉलीगोनल शेप क्रॉस सेक्शन और अल्टीमेटल सेल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल व्यू देते हैं। और ये जनरली हमारा सॉल्युबलाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। यूजेस की बात करें तो जनरली यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टोज, wet cloths, sponge charged with medication for external application, padding splints, filtering staining media. फिर they are generally used for making socks, bags, carpets, curtains, ropes, racks, sacks, storing grains के तौर पे भी यूज किया जाता है। And it is also used for making craft items. अब बात करते हैं हेम्प की। इसको हम इंडस्ट्रियल हेम्प भी बोलते हैं, जो कल्टीवेट किया जाता है फॉरेस्ट फाइबर्स, बांस फाइबर जिसे बोलते हैं, और एडिबल सीड्स। So some parts of hemp plant are also called as marijuana in slang term, और इनको जनरली कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस नोन टू मैन।
सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल हैम्प, इंडियन हैम्प, गांजा, marijuana, वीड, भांग, चरस, हशिश, कैनबिस। ये स्पेसिफिक साइनोनिम्स है जो हैम्प के लिए यूज किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये जनरली कंसिस्ट होता है ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ कल्टीवेटेड फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस सटाइवा, लिन, जो हमारी जनरली फैमिली कैनबिनेसिएई को बिलोंग करती है, सब फैमिली मोरेसिएई। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर हैम को कंसीडर किया जाता है एक लोकल प्लांट, और जनरली स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब कल्टीवेशन करते हैं कैनबिस की। और इंटरनेशनल कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस वाज आल्सो डन इन मैक्सिको एंड अफ्रीका। कमर्शियल ग्राउंड्स पे कल्टीवेशन ऑफ हेम्प इज डन फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, लाइक फाइबर, ऑयल, नारकोटिक एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस लाइक चरस, भांग, गांजा एक्सेट्रा। और जनरली अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, कश्मीर, नेपाल, इनको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर में जनरली डल एंड ग्रीन कलर के होते हैं। ओडर इनकी स्ट्रॉन्ग और करेक्टरिस्टिक होती है नार्कोटिक टाइप की। टेस्ट में समवॉट एक्रिड और पंजेंट दिखते हैं। ब्रांचेस इनकी फैटेंड और सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। स्टेम्स जो होती हैं जनरली हमारी इनकी 3 डायमीटर की होती हैं, जनरली जो थिन और स्ट्रेट होती हैं, सिलेंड्रिकल हैविंग लॉन्गिट्यूडनल फरोज। ब्रैक्ट्स इनके जनरली 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, सिंपल और लोब्ड। फ्लावर्स इनके जनरली होते हैं फॉर्म विद एक्सेल ऑफ ईच ब्रैक्यूल विद 2 लॉन्ग ब्राउनिश रेड एरी स्टिग्मास। फ्रूट्स जनरली इनके 5 से 6 mm इन लेंथ एंड 4 mm इन विड्थ देखने को मिलते हैं। केमिकली की बात करें तो रेजिन कंटेंट ऑफ कैनबिस जनरली हमारा 15 to 20% होता है, जिसके अंदर हमारा 134 ट्रांस टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, जिसे जनरली हम डेल्टा 1 THC जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके यूफोरिक एक्शन के लिए, वो मिलता है इसके अंदर। और इसके अंदर अदर रेजिन कंटेंट्स के तौर पे कैनाबिनॉल, कैनाबिडियोल, कैनाबिडियोलिक एसिड, कैनाबिक्रियोम, कैनाबिग्रोल, ये सब देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल, कोलिन, ट्रिग्नोलिन। इसके साथ साथ सीड्स ऑफ प्लांट जनरली हमारे फिक्स ऑयल 20% देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो जनरली जब हम 0.5 ग्राम और ड्रग को एजिटेट करते हैं लाइट पेट्रोलियम के साथ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे, फिर जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आता है उसको फिल्टर कर लेते हैं। उसके अंदर हम 2 ml 15% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इथेनॉल के अंदर ऐड करते हैं, फिर उसमें 1 ml फिल्ट्रेट ऐड कर देते हैं। अगर रेड कलर अपीयर हो जाता है जंक्शन पे ऑफ टू लिक्विड्स विच ऑन चेकिंग डिसअपीयर, जिसमें एक कलरलेस लेयर देखने को मिलती है और लोअर पिंक लेयर, तो पिंक कलर ऑल्सो डिसअपीयर्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर, तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ कैनबिस रेजिन्स हमारे डिनोट करता है। सेकेंडली जब हम 1 ग्राम ऑफ रेजिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं मिथेनॉल के साथ, तो रिजल्टेंट फिल्टर्ड ऑफ इवेपोरेट करते हैं ड्राइनेस तक, तो जो रेजिड्यूम ऑब्टेन होता है उसको हम अगेन एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम ईथर के साथ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। जो रिजल्टेंट फिल्टर हमें मिलता है उसको डायरेक्टली सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटिंग फनल में, और ईथरल लेयर को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है 5% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट और 5% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर ईथरल लेयर को वॉश करके हम डिस्टिल वाटर के साथ डीकलराइज कर लेते हैं, उसमें हम पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं और इसे इवेपोरेट करते हैं। तो जो रेजिड्यू ऑब्टेन होगा हमें उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ N/10 एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते हैं। अगर उसमें पर्पल कलर आता है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, हैम्प का प्रोडक्ट है। यूजेस की बात करें तो जनरली ये क्या है, नार्कोटिक होता है, सिडेटिव एक्शंस प्रोड्यूस करता है, मतलब नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, पेन को कम करता है, एज एनाल्जेसिक भी यूज किया जाता है, हिप्नोटिक्स की तरह यूज करता है फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। साइको केमिकल भी पाया जाता है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था टेट्राहाइड्रोकैनिबोलॉल, जो इसके साइको एक्टिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है फिर हमारा। फिर से एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे भी हम यूज करते हैं। और अब ये रेयरली क्या है किसी टाइप की ड्रग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इसे पहले हम क्या है एनाल्जेसिक्स के तौर पे या इंड्यूसिंग स्लीप के तौर पे हम यूज कर लिया जाता था, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, अब इसे ड्रग के तौर पे यूज करना बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। अब इतना ज़्यादा प्रेवलेंटली इसे यूज नहीं किया जाता फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस।
अब मोस्टली इसे क्या है, प्रेवलेंट तौर पे ही यूज करते हैं, और ये नारकोटिक की कैटेगरी में आपका आता है।